नमस्कार बहनों एवं भाइयों। इधर कुछ महीने से राजद्रोह और राष्ट्रीयता से संबंधित विचार चर्चा जोरों पकड़ी है। मैं आज इस विषय पर अपना विचार देना चाहूँगा कि राष्ट्र और देश क्या है और राष्ट्रीयता क्या है, और राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं राष्ट्र और राष्ट्रीयता के संबंध में अपना विचार आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इधर जब से देश स्वतंत्र हुआ है उसके थोड़ा पहले से भी खास तौर से वामपंथी विचारधारा के लोग और वे तथाकथित लिबरल या सेकुलर कहलाने वाले लोग इस कोशिश में हैं कि भारत एक राष्ट्र कभी नहीं था। वे इस कोशिश में भी हैं कि भारत एक राष्ट्र अंग्रेज़ों के कारण बना है, और ख़ास तौर से वामपंथी विचारधारा में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तथाकथित अज्ञानी नेता कहलाने वाले राहुल गांधी तो वे हैं ही नहीं, लेकिन एक झूठा गांधी पंसारी कुल के लोग लिखते हैं गुजरात में। महात्मा गांधी पंसारी कुल के थे इसलिए वो गांधी कहलाए, लेकिन इन नकली गांधियों ने इस देश का कबाड़ा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। आज उसी उद्देश्य को लेकर के राहुल गांधी भी चल रहे हैं और इस देश की राष्ट्रीयता पर सवाल उठा रहे हैं। जाने किस विश्वविद्यालय में वे पढ़े हैं कि उन्हें इसका बोध भी नहीं। मुझे तो लगता है कि उनके कुल परिवार में उच्च कोटि की उच्च शिक्षा मिली ही नहीं है। इसीलिए ऐसी बात की जा रही है। अब आपके सामने इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूँ, राष्ट्रीयता वस्तुतः किसी भी भूभाग की विशिष्ट सांस्कृतिक सीमा में रहने वाले निवास करने वाले लोगों के भीतर उनकी चेतना में विद्यमान वो हम भावना है जिसको अंग्रेजी में वी फीलिंग कहते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति उस भूसीमा के परिक्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी निवासियों के साथ आत्मीयता का भाव रखता है और सबसे प्रेम करता है। उसके भीतर ये भाव रहता है कि हम सभी
एक देश भाई हैं। एक देश के निवासी होने के नाते, एक मातृभूमि की संतान होने के नाते हम सभी परस्पर बंधु हैं और आत्मीय बंधु हैं। एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए मानवता की सर्वोत्तम सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग को क्या कहा जाए कि बार बार एक ही गलत बात को दोहरा करके वे उसको सच प्रमाणित करने का असफल प्रयत्न करने में लगे हैं। चाहे किसी विदेशी मंच से और चाहे स्वदेशी मंच से, जब भी अवसर मिलता है वे इस देश को एक संगठित राष्ट्र मानने की अवधारणा से अपने को अलग विद्यमान करते हैं। और उनके दल के लोग भी इतने मासूम हैं कि उनके भीतर राष्ट्र को लेकर सूमियत का भाव, सूम होने का भाव ही प्रबल हो गया है। राष्ट्र उनके भीतर से कहीं जाने कहाँ खो गया है। राष्ट्र का संगठन और उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है ये जान लेने की जरूरत है। किसी राष्ट्र का स्वरूप वस्तुतः एक विशिष्ट सांस्कृतिक भूमि, उस पर निवास करने वाले स्थायी या मूल जन और उनकी संस्कृति के समायोग से प्रस्तुत होता है, निष्पन्न होता है। राष्ट्र अमूर्त दृष्टिकोण है जो लोगों की चेतना में अपनी धरित्री के प्रति प्रेम, अपनी धरित्री के लोगों से प्रेम और अपनी धरित्री की संस्कृति से प्रेम के समन्वय से प्रस्तुत होता है, उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के जन से, अपने राष्ट्र की एक एक वस्तु से, एक एक तृण से, एक एक कण से अगाध प्रेम करता हुआ उनके साहचर्य में आनंद का अनुभव करता है, तब वो राष्ट्रीयता संपन्न व्यक्ति होता है। यह राष्ट्रीयता हमारी कोई आज प्रवर्तित नहीं हुई है, ये वैदिक काल से और उसके भी प्राग वैदिक काल से प्रस्तुत रही है। वाल्मीकि रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं, उन्होंने इसी राष्ट्रीयता को व्यंजित करते हुए राम के मुख से लक्ष्मण और विभीषण के प्रति कहलवाया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा कहा जाता है
कि लंका का परिभ्रमण करके विभीषण का राज तिलक करने के उपरांत जब राम के पास लक्ष्मण और विभीषण लौटे तो विभीषण ने प्रभु राम से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं लंका में विराजमान हो जाएं और इससे मुझे आपका नित्य दर्शन का अवसर मिलेगा, आपकी सेवा का अवसर मिलेगा और हम जिस आनंद के लिए आपकी शरण में आए हैं वो आनंद निरंतर बढ़ता रहेगा। लक्ष्मण को भी लंका की चकाचौंध भा गई थी और लक्ष्मण ने कह दिया, हाँ भैया विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। तब राम ने उनको समझाते हुए कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे वैदिक वाङ्मय में नमो मातृ पृथिव्यै, नमो मातृ पृथिव्यै, नमो मातृ पृथिव्यै, हे पृथ्वी माता, जो भारत के संदर्भ में है, आपको प्रणाम है। आपका स्वादिष्ट अन्न खाकर, स्वादिष्ट फल खाकर और आपके अमृत तुल्य जल को पीकर हम बढ़ते हैं। इसलिए हे धरती माता, हे भारत की धरती माता, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। यह अवधारणा कोई आज की देन नहीं है। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके इसकी राज सत्ता को अपहृत किया, इसकी धन सत्ता को लूटने का कार्य किया और इसकी सांस्कृतिक सत्ता को मिटाने का उपक्रम किया, तो भी इस देश की संस्कृति अक्षुण्ण रहकर अपना विकास करती रही और उन सब विघातों को सह करके भी उसके पार निकलती रही। तब भी भारत एक राष्ट्र था, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए भूमि, जन और उसकी संस्कृति, इन्हीं तीनों का योग होता है। इन्हीं तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र बनता है। किसी राष्ट्र के भीतर तृण विरुद्ध पर्वत, नदियां, तालाब, उसके मेघ, उसके पत्थरों के एक एक कण जब किसी व्यक्ति के भीतर अपनी मातृभूमि के रूप में, अपनी माता के रूप में अनुभूत होने लगते हैं, दर्शित होने लगते हैं, उसकी चेतना में विद्यमान हो करके अनुभूत होते हैं, तब वो व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना संपन्न व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति राष्ट्र की चाहे जिस भी प्रकार की भौतिक संपदा हो, अपना जीवन दे देगा, लेकिन उसको नुकसान नहीं होने देगा। उसको चाहे जितनी पीड़ा होगी, लेकिन वो अपने राष्ट्र, अपने भारत, अपने देश के प्रति प्रेम करने के कारण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए उद्यत रहेगा, लेकिन अपने राष्ट्र की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कोई अगर नुकसान कर रहा होगा तो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा।
अब इस स्वरूप के अंतर्गत अगर देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति का जो सनातन विकास है आज पर्यंत, ठीक है कि अपनी चेतना बिगाड़ लेने के कारण डॉक्टर सैयद अल्लादी इकबाल अपना राष्ट्रीय परिचय नष्ट कर बैठे थे, लेकिन जब तक वो एक राष्ट्रीय चेतना संपन्न व्यक्तित्व थे तब तक उन्होंने ही यह गाया, यूनान में रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। बाद में तो वो उग्र सांप्रदायिक हो गए थे, इसलिए उनकी चेतना, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना मृत हो गई थी। और तब वे इस देश के, इस संस्कृति के, इस देश के निवासियों के विरुद्ध आग उगलने लगे थे। लेकिन जब उनकी पवित्र चेतना से वाणी निकली थी तब उन्होंने यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये गुलसिता उन सब लोगों के लिए है जो राष्ट्रीयता संपन्न, राष्ट्रीय चेतना संपन्न लोग हैं। जो राष्ट्रीय चेतना संपन्न होगा वो चाहे जितनी पीड़ा उसको उसके देश में किसी परिस्थितिवश मिले, लेकिन अपनी धरती के एक एक कण से, एक एक जन से, एक एक वनस्पति से प्रेम करने के नाते वो कभी भी अपना देश छोड़ने की सोच भी नहीं रखेगा। वो मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपनी राष्ट्रीयता से विलग नहीं होगा, क्योंकि उसका राष्ट्र धर्म उसे निरंतर जीवित रखने का कार्य करेगा। और जिस व्यक्ति के भीतर उसकी राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय धर्म जीवित है, वो अपने वैयक्तिक पंथ को, वैयक्तिक धर्म को, वैयक्तिक उपासना को कभी भी राष्ट्र प्रेम के ऊपर नहीं होने देगा। हमारे देश में अंग्रेज जब सत्ता हथिया करके यहाँ बैठ गए तो भी ये देश राष्ट्र था, ये देश था। बस इतना ये था कि वो राज्य नहीं था, क्योंकि राज्य के लिए उस राज्य में प्रभुसत्ता का होना जरूरी है। प्रभुसत्ता ब्रिटेन के क्राउन में निहित हो गई थी, लेकिन ये राष्ट्र था और इसीलिए ये देश उनके चंगुल से मुक्त हो सका। जिसने जितने स्तर पर भी प्रयत्न किया इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का भी अभिप्राय इतना ही तो है, अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, अपना शासन। तो अंग्रेजों के इस देश की सत्ता हस्तांतरण से पूर्व इस देश की प्रभुसत्ता उनके पास थी और वो उसके बाद हमारे पास आ गई। लेकिन इस देश के
जो क्रांतिवीर रहे हैं, चाहे वो ऊधम सिंह रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों और उनकी आज़ाद हिंद फौज, इसी के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सभी इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के जन जन को अपने पूरे हृदय से प्रेम देते रहे हैं, इसीलिए वे बलिदान अपना कर सके। ये ठीक है कि प्रापंचिक प्रवृत्तियों बस ऐसे लोगों को वो समुचित सम्मान, वो आदर नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, और उसके बाद तो इस देश में विकृत और षड्यंत्रकारी राजनीति प्रबल होने लगी। इसलिए हमारे क्रांतिवीर धीरे धीरे हमारे इतिहास से ओझल किए जाने लगे। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए ये देश शाश्वत है, ओमनी प्रेजेंट है। इसको कोई ये कहे कि उसके कारण से है, ये गलत बात है। इस देश का सच्चा निवासी, ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग इस देश में रहते जरूर हैं, इस देश का जल पीते हैं, इस देश का फल खाते हैं, इस देश का अन्न खाते हैं, लेकिन वे गीत विदेशों के गाते हैं, वे दूसरे देशों के राष्ट्र केंद्र से संचालित होते हैं। अपने राष्ट्र केंद्र से संचालित जो भी होगा वो अपनी संस्कृति से अपरिमित प्रेम करेगा। ये नहीं हो सकता कि जब कहीं किसी की संख्या कम हो तो उसे गंगा जमुनी की तहजीब याद आए, और जहां उसकी संख्या ज़्यादा हो जाए तब वो पत्थरबाज हो जाए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ये भी नहीं हो सकता सरकार की नीति से, सरकार की किसी अवधारणा से, सरकार के किसी निर्णय से या किसी संस्थान के किसी निर्णय से किसी को या बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र की संपत्ति को फूंक डाला जाए। अभी इधर जो गतिविधियां हुई हैं वो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आनी चाहिए। इस राष्ट्र की किसी भी संपत्ति को, इस राष्ट्र की एकता के ताने बाने को, इस राष्ट्र की आत्मा को, इस राष्ट्र के वैभव को, इस राष्ट्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थलों को जो किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वे देशद्रोही हैं, वे राष्ट्रद्रोही हैं। उनके लिए क्षमा शब्द नहीं है। अगर कोई सरकार कोई ऐसा निर्णय करती है जो व्यापक विचार विमर्श के उपरांत इस बिंदु पर पहुंचे कि ये देश हित में नहीं है, तो सरकार को भी चाहिए कि उस व्यापक विमर्श के उपरांत उसको वापस लेने में किसी भी प्रकार की देरी न करे।
और ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई इस देश का जो राष्ट्रीय जन है, इस देश की संपत्ति को, इस देश की आत्मा को, इस देश की एकता के आदर्श प्रतीकों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए। उसे अगर सरकार यानी जिसे राज यानी शासन कहते हैं, उसका कोई निर्णय प्रिय नहीं है तो वो शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करके, अनशन करके और अपनी बात जन जन तक सिद्ध करके कि हाँ, जिस बात को मैं कह रहा हूँ यही बात देश हित में है और सरकार की कोई बात देश या कोई निर्णय या कोई कानून देश हित में नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का कार्य देशद्रोह के अंतर्गत आना चाहिए। सड़क जाम करने का आचरण देशद्रोह के अंतर्गत आना चाहिए। अपने देश के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना देशद्रोह के अंतर्गत आना चाहिए। देशद्रोह और राजद्रोह में यही अंतर है। किसी शासन के निर्णय के विरुद्ध होकर धरना, आंदोलन, प्रदर्शन आदि करना राजद्रोह कहला सकता है, राष्ट्रद्रोह नहीं कहला सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संसद द्वारा पारित एक कानून हमें मान्य है, दूसरा कानून अमान्य है। जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने प्रतिनिधियों से बात करें, जिनको उन्होंने चुनकर संसद में भेजने का कार्य किया, विधानसभाओं में चुनकर भेजने का कार्य किया, उनको कन्विंस करें, उनको सहमत करें, उनको अपनी अवधारणा से रूबरू कराएं और यदि जरूरी हो तो उसमें संशोधन किया जाए। सैकड़ों संशोधन स्वतंत्रता के उपरांत हो चुके हैं, तो क्यों हुए हैं? इसलिए हुए हैं कि संविधान संपूर्ण रूप में राष्ट्र की समय समय की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहा है। उसे अनुकूल बनाने के लिए संविधान संशोधन किया जाता रहा है। और अगर ये बात महत्वपूर्ण है तो यदि कोई कानून व्यापक रूप से समाज हित में, लोक हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की एकता के हित में नहीं है तो उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए राष्ट्र की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना देशद्रोह का अपराध होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का अपराध होना चाहिए। राष्ट्र हित के विरुद्ध, इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अगर वचन से भी नुकसान पहुंचाता है तो वो देशद्रोही करार किया जाना चाहिए और उसे बंदी गृह का स्थान मिलना चाहिए, उसे मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए। क्योंकि देश से, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। इस बात को
मैं आप सबसे निवेदन करके कहता हूँ कि आप सब इस अवधारणा को स्वीकार करें और इसका विस्तार करें। राष्ट्र ने बहुत झेला है, राष्ट्र ने बहुत पीड़ा सही है, और उन्माद में आकर, जोश में होश खोकर जो भी क्षति देश की जाती है वो कभी भी सह नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए देशद्रोह कानून बनना चाहिए। देशद्रोह का कानून जब बनेगा तो कोई भी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बच नहीं सकेगा। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राजा के विरुद्ध द्रोह करने के लिए, दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन आज हमें देश, राष्ट्र के हित के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी एकता के लिए, इसकी संपत्तियों की सम्यक संभाल के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे समस्त देशवासी अपनी देशीयता, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति, अपने जन और अपने भूमि से अगाध प्रेम करके राष्ट्र का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सब इस विचार से ज़रूर सहमत होंगे। इसे सब्सक्राइब करें और इसे अपनी टिप्पणी के द्वारा अनुमोदित करने की कृपा करें। जय हिंद।